हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में। लास्ट क्लास में हमने इडियम्स और फ्रेजेस को जहां तक पढ़ा था, उसके बाद की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 32 तक हमने कर रखा था। आज हमारा 32 नंबर है, दैट इज काउंट ऑन। काउंट ऑन जब भी हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना। भरोसा करना मतलब ट्रस्ट या फिर रिलाई ऑन। याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में रिलाई के साथ प्रेपोजिशन अगर पूछेगा तो आप ऑन का यूज करेंगे, और रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई? चलिए तो आगे देखते हैं। हमारे सामने ये तो समझ आ गया। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। आई कुड ऑलवेज काउंट ऑन माई ब्रदर। इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा क्या कर सका? मैं कर सका यानी कि कर सकता था भाई पे भरोसा। किस पे? अपने भाई पे भरोसा कर सकता था, ट्रस्ट कर सकता था। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट ऑन को याद रखना, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे आई काउंट ऑन यू, इसका मतलब मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं या करता हूं। आई कैन काउंट ऑन हेम, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? अगला देखो, हमारे सामने है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स तो बहुत कॉमन है, हर बार यूज होता है। घरियाली आंसू तो हमने अक्सर देखा है। अच्छा बेटा आप भी फेल कर गए, ओहो सो सैड। और घर जाने के बाद अच्छा हुआ फेल कर गया। कुछ ऐसे हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो चाहते तो है सामने दुख दिखाना, लेकिन पीछे जाके खुशी मनाते हैं कि चलो भाई इसका तो नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? तो ये क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है ये जो सॉरो होगा, शो ऑफ सॉरो, दैट इज रियली नॉट फेल्ड। यानी कि ये जो सॉरो है ये बेसिकली कैसा है मेरे भाई? फॉल्स सॉरो की बात करी गई। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल देखे क्या? शी क्राइड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन शी डिस्कवर्ड दैट शी कुडंट गो टू द मीटिंग। अच्छा, उसने रोया, चिल्लाया, क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए, मतलब बिना फालतू का, कोई इमोशंस नहीं था, अंदर से तो खुशी था। ऐसा कब, क्यों हुआ ऐसा? व्हेन शी डिस्कवर्ड, जब वो पाती है, दैट शी कुडंट गो टू द मीटिंग, यानी कि वह मीटिंग नहीं जा सकती थी। अंडरस्टैंड? तो ये तो समझ ही गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे सामने है कट कॉर्नर्स। क्या है मेरे भाई? कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि किसी की खरीदारी को क्या कर देना है? लिमिट कर देना है। भैया ज्यादा खर्च मत करो, लिमिट में खर्च करो। बात समझ में आ रहा है? तो लिमिट में खर्च करना है तो यहाँ पे क्या होगा? कट कॉर्नर्स, या किसी के बजट को आपने बोला कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे देखो, डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डेकोरेटिंग। भैया कोशिश मत करना खर्च को कम करने की जब तुम क्या कर रहे हो? डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी चीज को, चाहे खुद को या फिर घर को या फिर किसी दूसरे चीज को। डेकोरेशन में जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं, लिटरली कहीं ना कहीं वो उतना सुंदर होते चला जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने कटआउट। कटआउट बहुत अच्छा सा इडियम है। इसका मतलब होता है हैव टैलेंट फॉर या बी सुटेड फॉर, मतलब किसी चीज के लिए आप सुटेबल हैं, टैलेंटेड हैं, तो वहां पे कट आउट का यूज किया जाएगा। ओके, शी इज नॉट कट आउट फॉर द फुटबॉल टीम, शी इज टू स्लो। अच्छा, वो फुटबॉल टीम के लिए सुटेबल नहीं है, उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं है। ऐसा क्यों भाई? शी इज टू स्लो, क्योंकि वह बहुत धीरे है, मतलब बहुत स्लो काम करती है, बहुत तेज दौड़ नहीं पाती है। तो ये याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा आपके सामने ईडियम्स आ रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने दैट इज डिग अप। डिग अप मतलब, डिग का मतलब क्या होता है? गड्ढा करना, कुछ खोदना, निकालना। तो इसका मतलब होता है डिग करके ऊपर लाया, अप किया। फाइंड, रिकॉल, डिस्कवर। जब किसी चीज को खोजते हैं या फिर सॉरी, माइंड में चीज़ों को रिकॉल करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं, तो वहां पे हम डिग अप का यूज करेंगे। जैसे देखो, हैव यू डग अप एनी इंफॉर्मेशन ऑन द न्यू स्टाफ। अच्छा, जो नया स्टाफ है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन तुमने निकाला, पाया है कुछ? भाई देखो, पता करो वो पहले कहाँ काम करता था, उसका नाम पता कहाँ है, अभी क्या कर रहा था रिसेंट में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की बात करी गई है, वो पता लगाना है, फाइंड करना है, दैट इज डिग अप। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन। अच्छा, ड्रेन से ड्रेनेज याद आ गया, यानी कि नाला वाला सिस्टम। और नाला के अंदर क्या होता है? डाउन मतलब ड्रेन, ड्रेन के नीचे। तो जो चीज़ें वेस्टेड होती है या जो चीज़ें खो गई, हो गई, लॉस्ट हो गई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाउन द ड्रेन। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है समझना। आई डोंट लाइक टू थ्रो माई मनी डाउन द ड्रेन। मैं पसंद नहीं करता हूँ अपने पैसे को बर्बाद करना। भाई मैं क्या जरूरत है 5,000 के जींस लेने का? मैं 1,200 वाले जींस से भी काम चला लूंगा। अनवांटेड खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे बर्बाद करने पसंद नहीं है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं? पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल्स पे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द लाइन। अच्छा, डाउन टू अर्थ छूट गया। डाउन टू अर्थ तो जानते हो ना, बचपन से हमने पढ़ा है। हमारे पेरेंट्स बड़े डाउन टू अर्थ हैं।
भाई मैं ना बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। डाउन टू अर्थ का मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप रेशनल होके सोचते हैं चीज़ों को। तो देखो यहाँ पे लिखा है जो प्रैक्टिकल हो, हैविंग गुड सेंस, चीज़ों की अच्छी समझ होती है, वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी होता है। माई गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली एंड सेंसिबल। भाई ये एग्जाम्पल है, मेरी गर्लफ्रेंड की बात नहीं करी जा रही है, अपन तो मैरिड वाले हैं। तो माई गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली एंड सेंसिबल, मेरी गर्लफ्रेंड फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार है और साथ में सेंसिबल है। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब वो क्या है, प्रैक्टिकल है, चीज़ों को रेशनल होके सोचती है, यूं ही बिना मतलब का ख्याली पलाव या फिर इरेशनल होके नहीं। अंडरस्टैंड। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। अगला इडियम देखो, ड्रॉ द लाइन, लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया है, माते आप इससे बाहर मत निकलना, ये आपके देवर लक्ष्मण का एक छोटा सा विनती है। तो भैया जब ड्रॉ द लाइन होता है पता नहीं, सॉरी मुझे पानी पी लेने दो, अचानक से खांसी क्यों हो रही है। चलो आ जाओ भाई। हाँ तो यहाँ पे मैंने कहा डाउन टू अर्थ तो समझ गए। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है सेट द लिमिट, जब आप किसी चीज का लिमिट सेट कर देते हैं। थोड़ा आराम से बोलता हूँ। दिस वॉज द टाइम टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यह वह समय था जिस समय स्टूडेंट और टीचर के बीच को के लिमिट को सेट करना था। भैया ज्यादा लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो ये बहुत प्यारा था। अगला ईडियम क्या आने वाला है उसे हम लोग देखते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार हो ही जाते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या है, यहां देखिए हमारे सामने लिखा है ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। बहुत प्यारा सा ईडियम है, ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, ऐसा लग रहा है कोई म्यूजिक है। भाई इसका मतलब होता है लिटिल बाय लिटिल, या फिर स्मॉल क्वांटिटीज की बात की गई, छोटे छोटे क्वांटिटी में, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं। जैसे कभी कभी डॉक्टर कहता है ना कि भैया आप खाना थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ज्यादा ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो लिखा है एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी द स्टोरी इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। मेरी दादी माँ ने मुझे जो स्टोरी सुनाई वो थोड़े थोड़े करके सुनाई, एक दिन में पूरा नहीं सुनाया। ये दादी नानी क्या करती थी, सुनाई या तो हम सो जाते थे, या फिर नानी को नींद आ गया या दादी को नींद आ गया, भैया अब मैं सोने जा रही हूँ, बाकी कहानी कल सुनाऊंगी। और वो 3 दिन 4 दिन ऐसा लगता था कि वेब सीरीज चल रहा है। तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी के लिए ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का यूज करते हैं। अगला देखो लिखा हुआ ड्राइव समबडी अप अ वॉल। भैया अब किसी को तुम ड्राइव करके किसी दीवार पे बाइक ड्राइव करके ले जाओगे तो वो तो पागल हो जाएगा, बोलेगा भाई ये दीवार पे गाड़ी मत चला, ड्राइव मत कर, या कार मत चला। मेक समबडी क्रेजी, किसी को क्रेजी कर देना, उसके लिए हम यूज करेंगे ड्राइव समबडी अप अ वॉल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, माई डॉटर इज ड्राइविंग मी अप अ वॉल, मेरी बेटी मुझे क्या कर रही है भाई, क्रेजी कर रही है, परेशान करके रखी है कि नहीं मेरे को ना ये नहीं चाहिए, मेरे को वो वाला केक चाहिए, मेरे को वो जो ब्राउनी था चॉकलेट विथ पता नहीं कोकोनट आलमंड फ्लावला ब्ला वो वाला, तो वो मुझे क्रेजी कर रही है, पागल बना रही है भाई साहब। आज वो परेशान करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ड्वेल ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशंस में आता है। ड्वेल ऑन का मतलब होता है टॉक एंड थिंक अबाउट समथिंग ऑल द टाइम, हर समय। जब किसी चीज को लेके आप हर समय या तो उसके बारे में सोचते हैं या फिर बात करते रहते हैं, दिन रात आपके दिमाग में वही बातें चलते रहती है, वहां पे कहोगे ड्वेल ऑन। जैसे देखो, आई नो इट इज अ बिग डिसीजन बट यू शुडंट ड्वेल ऑन इट ऑल डे। मैं जानता हूं कि ये बड़ा डिसीजन है लेकिन तुम्हें दिन भर इसके बारे में बात करना या सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने है ड्रॉ द लॉन्ग बो। अच्छा ड्रॉ करना है, लॉन्ग है बो, यानी तीर और कमान वाली बात आ रही है। एरो तो तीर हो गया, बो वो कमान वाली बात है। भैया उसको ज्यादा खींचने की बात हो रही है यहाँ पे ड्रॉ करने की। तो कहा जाता है कि भाई बात को ज्यादा मत खींचो, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। तो यहाँ पे ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब है टू टेल लार्ज स्टोरीज, टू एग्जैजरेट, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत लंबा खींच देना। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ड्रॉन्ग द लॉन्ग बो। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो होता है इस तरीके से यहाँ पे जो ये आपका पूरा का पूरा जो बो है, इस बो को आप क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और इस पे क्या कमान लगाने की कोशिश करते हैं। बात बस समझ में आ रहा है? तो अब इसको मैंने पूरा इतना तान दिया तो ये क्या हो गया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपने बो को क्या किया, पीछे लंबा खींच दिया, यानी कि बातों को भी बहुत खींच तान कर दिया। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आ जाओ। डोंट ड्रॉ अ लॉन्ग बो, मतलब कि ज्यादा खींचो मत बात को, सीधे मुद्दे पे आके पॉइंट पे बात करो। ठीक है भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इडियम देखो क्या है, डक्स एंड ड्रिक्स। बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डक्स एंड ड्रिक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी। अच्छा इस मनी के अलावा भी चीजें हो सकती है, या तो आप क्या वेस्ट कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं,
बात समझ में आ रहा है? या फिर बात करें तो आप एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर हम वेस्ट करते हैं तो उस केस में डक्स एंड ड्रैग्स का यूज़ करते हैं। ऐसा मान लो कि कागज का आपने डक बनाया, ठीक है भाई, और डक बना बना के क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल से समझना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या करेगा, ऐसे अंडरलाइन कर देगा और आपको क्या करेगा, नीचे 4 ऑप्शंस देगा। कैसे पता करेंगे, देखो, यू हैव नो राइट टू प्ले डक एंड ड्रैग्स विथ मनी दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स के पैसे को क्या नहीं करना है, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है क्या करने का, यूज करने का तो अधिकार है, मिसयूज करने का अधिकार नहीं है। मतलब आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं, वेस्ट नहीं कर सकते। मीनिंग समझ में आ गया? एग्जैक्टली। एक समवन ऑन का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए मनाना, पुश करना, उससे आर्ग्यू करना, अर्ज करना, विनती करना कि ऐसा सुनिए ना, आप ये काम कर लीजिए प्लीज, मेरी तरफ से मानिए ना, यानी कि उसको पुश कर रहे हैं कि जाओ ना जाओ ना ये वाला काम कर लो। तो वहां पे एक समवन ऑन यानी एगॉन का यूज करेंगे। आ जाओ भाई, माई फादर डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द जॉब, मेरे पिता नहीं चाहते थे वो जॉब करना, ठीक है, बट आई एग्ड हिम ऑन, लेकिन मैंने उन पे प्रेशर बनाया, पुश किया, उनको अर्ज किया कि भाई कोविड का टाइम है, काम तो ऐसे भी चला गया है, तो कुछ जो काम मिल रहा है उसे ही कर लीजिए, कुछ तो पैसे आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखना है। एक ऑन ईट वंस वर्ड का मतलब होता है कि आप जब चीज़ों को मान लेते हैं, एडमिट करते हैं कि हाँ भाई आपसे गलती हो गया, आपने कुछ गलत बोल दिया, उसको आप वापस लेना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में ईट वंस वर्ड का यूज करेंगे। अब हमें यह समझना है कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में कैसे इसे समझे। आई टोल्ड एवरीवन, मैंने सबसे कह दिया, माई गर्लफ्रेंड वॉज गोइंग टू से यस टू माई मैरिज प्रपोजल, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहने जा रही थी, यस कहने जा रही थी मेरे मैरिज प्रपोजल को, बट सैडली, दुख की बात क्या है, किंतु आई एम ईटिंग माई वर्ड्स, लेकिन गलती हो गई, मुझसे माफ कर देना, मैं बात वापस ले रहा हूं भाई, मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं हो पाया। बस समझ आ रहा है? तो बहुत प्यारा सा वर्ड है ईट वंस वर्ड, अपने ही वर्ड को फिर से खा जाना, इसका मतलब चीजें वापस कर लेना, गलती हो जाता है तब तो वापस कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। फेस द म्यूजिक बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो ओके। सो द मीनिंग ऑफ फेस द म्यूजिक इज टू फेस अपोजिशन। कोई भी सामना होता है, विरोध होता है, उसका जब आप सामना करते हैं, आमने सामने आपके विरोध को आप क्या करते हैं, फेस करते हैं, तो फेस द म्यूजिक होता है। अंडरस्टैंड? अब देखो इसे कैसे समझते हैं। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यदि तुमने कुछ गलत करा है, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी कि तुम्हें उसके अपराध यानी कि विरोध का सामना करना पड़ेगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो कंसिक्वेंसेस होगा, उसका सामना करना ही पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना गीता की भाषा में, कर्म का फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आजो भाई आगे देखो हमारे सामने क्या है, फेस अप टू। अब फेस अप टू का मतलब क्या है, एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। भैया फेस है, उसको अप कर दिया और अप करके बोल रहा चल मानना पड़ेगा थारे को, तो ये जो गर्दन ऊपर करके कोई टांग के मना रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो फेस अप टू करने का मतलब चीजों को वो एक्सेप्ट करवा रहा है, या फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चीजें क्या है, अनप्लीजेंट है, डिफिकल्ट है, बेकार सी सारी चीजें हैं, उसको क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल देखो, यू नीड टू फेस अप टू द फैक्ट दैट यू डिड नॉट विन द मैच। तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि तुम मैच नहीं जीत पाए, तुमने मैच नहीं जीता, इसको एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें, इसी की आवश्यकता है। चलो अब उस टेंशन से निकलो बाहर, बात समझ में आ गया? तो फेस अप टू क्लियर हो गया। अनप्लीजेंट सेंस में, नेगेटिव सेंस में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने फेयर एंड स्क्वायर। क्या है मेरे भाई? फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जब आप ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्टी के साथ कोई काम करते हैं, तो वहां पे फेयर एंड स्क्वायर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, आई वॉन द कॉन्टेस्ट फेयर एंड स्क्वायर, मैंने कॉन्टेस्ट जीता फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने ये कॉन्टेस्ट को जीता है, ठीक है, बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे देखो हमारे सामने लिखा है फॉल अपार्ट। फॉल मतलब गिर जाना, अपार्ट का मतलब भाई अब गिर के टूट गया, अलग अलग हो गया, तो वो काम करना बंद कर देगा। एग्जैक्टली। स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। डिटोरिएट यानी कि अब वो क्या हो गया, दिशा उसका गड़बड़ा गया है। एग्जाम्पल से समझो, हर ओल्ड कार फाइनली फेल अपार्ट, उसका जो पुराना वाला कार है, मतलब जो है वो क्या हो गया भाई, पूरी तरीके से फाइनली फेल अपार्ट, यानी कि काम करना बंद कर दिया, प्रॉपरली वो काम नहीं करता है, चलता नहीं है भाई, बहुत धक्के लगाने पड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज ईडियम से हमारे सामने फॉल बिहाइंड। क्या है मेरे भाई? फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब गिर जाना, बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना। गिरे और पीछे रह गए मतलब लोग आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए, यानी कि तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे भाई, फॉल बिहाइंड हो जाओगे, नॉट एबल टू कीप अप।
फेल टू मेंटेन यानी चीज़ों को मेंटेन करने में आप फेल हो गए, या फिर आप चीज़ों को कीप अप नहीं कर पाए, साथ में जितना करना चाहिए मेहनत वो नहीं कर पाए और आप पिछड़ गए। एग्जाम्पल से देखना, बहुत प्यारा सा ये ईडियम है। इफ यू फॉल बिहाइंड यू डू नॉट मेक प्रोग्रेस और मूव फॉरवर्ड एज फास्ट एज अदर पीपल। भैया अगर तुम क्या हो जाते हो कि अपने आप को मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है, तुम उस एबल नहीं हो कि तुम चीजों को कीप अप कर पा रहे हो, रख पा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उस तुलना में जितने तेजी से दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने लाइफ में नॉलेज है, टाइम है, भोजन है, एक्सरसाइज है, हर एक चीज को मेंटेन करके रखिएगा, तो आप कंपटीशन में बने रहेंगे और जिस तरीके से लोग बढ़ेंगे आप भी इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे या फिर उससे तेज भी बढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट ईडियम। हमारे सामने अगला ईडियम है फील इन वंस बोन्स। इसका क्या मतलब है समझो। नो बाय इंट्यूशन, फील सर्टेन विदाउट एविडेंस। अब एक चीज समझने की बात है, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब चीजों को आप क्या करते हैं, फील करते हैं, अंदर से कोई एविडेंस नहीं है, आपका आंतरिक मन कह रहा है कि नहीं यहां कुछ तो गलत है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दे, उसको एक इंट्यूशन आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कोई एविडेंस नहीं लेकिन उसे लगा कि नहीं ये चीज हुआ है, तो वहां पे हम फील वंस बोन्स, फील इन वंस बोन्स, मतलब कि हड्डियों को पता चल रहा है। भाई दिमाग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दिमाग तो देख रहा है, आंखें तो देख रही कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अंदर से फील आ रहा है, आपके इंट्यूशन की बात की जा रही है, तो हड्डियों से आ रहा है, उससे अंदर क्या है, कुछ नहीं है मेरे भाई। फील सर्टेन विदाउट एविडेंस, मतलब चीजों को लेके फील करना लेकिन आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, तब पर भी आप कह रहे नहीं कुछ तो है। आज एग्जाम्पल से समझो। आई बिलीव शी इज गोइंग टू गेट द प्रमोशन, आई कैन जस्ट फील इट इन माई बोन्स। अच्छा, मुझे विश्वास है कि उसका प्रमोशन होने जा रहा है। लगता है ना ऐसा, जहां टीम में काम करते हैं फील आ जाता है कि भाई उसके काम को देख के बॉस का नजरिया उसके प्रति लग रहा है कि उसका प्रमोशन होने वाला है, पक्का है, बॉस हर बात में उसी का नाम लेते हैं, कोई एविडेंस नहीं है लेकिन आपका इंट्यूशन ऐसा कह रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे, मैं जस्ट फील कर सकता हूं इस चीज को, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा इंट्यूशन है, अंदर से आंतरिक भावनाएं मेरी ऐसी आ रही है। आप देखो अगला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, ये आपका प्रोस्पेक्ट है यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। फ्लैश इन द पैन, समथिंग दैट हैपेंड ओनली वंस और फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वाज नॉट रिपीटेड। फ्लैश इन द पैन यानी कि जीवन में कुछ ऐसा जो एक बार हुआ हो, रिपीट नहीं हुआ हो, अचानक से हुआ थोड़े समय के लिए। अब ऐसे समझो, पैन का मतलब जिसमें फ्राई करते हैं, उसमें आप पनीर फ्राई कर रहे हो, अचानक से उसमें चमक आने लगा, फ्लैश आ गया, बाद में देखिए भाई वो तो जितना पनीर का पीसेस था वो सोना में बदल गया, कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। ओ भाई, तब तो आपको मन करेगा कि 5 केजी पनीर रहता, वहां तो आप 50 ग्राम और 100 ग्राम बना रहे थे, 200 ग्राम बना रहे थे। वो एक ही बार हुआ लाइफ में, थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। His first novel was a flash in the pan and he hasn't written anything decent since. इसका मतलब वो उसका पहला नॉवल जो था वो फ्लैश इन द पैन था मतलब कि एक ही बार हुआ, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी डिसेंट नहीं लिखा। वो था एक बहुत अच्छा, चमक गया, लोग उसको जानने लगे, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था। फ्लॉगर डेड हॉर्स का मतलब, अब भाई डेड हॉर्स है, अब डेड हॉर्स मरे हुए घोड़े को आप मान लो फ्लॉग कर रहे हो, मतलब उसको चला रहे हो, तो भैया मरे हुए घोड़े को चलाने का मतलब है आप अपने वेस्ट कर रहे हैं किस चीज को, एनर्जी को, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो याद रखना, बहुत प्यारा सा है इडियम्स। इसका मीनिंग देखिए क्या, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट द बुक पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अच्छा, वो बार बार कोशिश करते रहता है किस चीज को, अपने बुक को क्या करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, किंतु मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि वह क्या कर रहा है, बेकार में मेहनत कर रहा है, उसकी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा होना जाना कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने फिश आउट ऑफ वाटर। भैया पानी से मछली को बाहर निकाल दो तो मछली जल की रानी है, और बाहर निकाल दो तो फिर तो समझ ही रहे हो उसको परेशानी आ जाएगा, मतलब सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। समवन हु डज नॉट फिट इन, मतलब वो चीजें जो कोई ऐसा हो जो फिट नहीं कर सकता है किसी सिचुएशन में, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि अगर पानी से बाहर निकाल दीजिए मछली को तो उसके लिए तो ये एनवायरमेंट फिट ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर्स व्हेन शी वेंट टू द पार्टी इन हर फॉर्मल ड्रेस व्हाइल एवरीवन एल्स वाज वियरिंग जींस एंड टी शर्ट। अच्छा, उसे कैसा लगा, वो लगा कि भाई मैं इस पार्टी में फिट नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पाई। जब वो उस पार्टी में गई उसे लगा कि मैं फिट नहीं हो पा रही हूँ, उसने ऐसा फील किया कि वो भाई अनकंफर्टेबल फील कर रही। क्यों? जब वो पार्टी में फॉर्मल ड्रेस पहन के चली गई, जबकि दूसरे सारे लोग क्या पहन के आए थे, जींस और टी शर्ट, और वो कोट पैंट शर्ट पैंट पहन के चली गई। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, इस बात को ख्याल रखिएगा। आ जाते हैं हमारे सामने जो नेक्स्ट आज का लास्ट स्लाइड है ईडियम्स का 60 तक, उसे समझते हैं।
फुट द बिल का मतलब भैया बिल को पे करो और फुटो, बिल को पे करो और फुटो, यानी फुट द बिल का मतलब टू पे। हु इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द क्लासरूम रिनोवेशन? कौन जा रहा है भाई क्लास के रिनोवेशन के लिए पे करने, यानी कि इसका खर्च कौन उठाएगा? क्लास को रिनोवेट करना है। नेक्स्ट वन इज फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है, अभी की बात की जा रही है। क्लियर हो गया? फॉर द टाइम बिंग लेट्स नॉट मेक एनी चेंजेस टू द पेपर्स, यानी कि अभी के लिए हम लोग किसी भी पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की कोई चेंज नहीं करते हैं। ये एक ऐसा सजेशन दिया गया। नेक्स्ट हमारे सामने गेट कोल्ड फेट। अच्छा भैया आपके पैर ठंडे पड़ गए, ये कब होता है? कहते पैर सुन्न पड़ गया, ठंडे पड़ गए पैर, शरीर ठंडा पड़ गया। जब आप क्या होते हैं, बी अफ्रेड एट द लास्ट मिनट, जब अंतिम समय पे आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इस बात को याद रखना, अफ्रेड हो जाते हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है तो भी क्या होता है, आपका शरीर पैर कांपने लगता है, ठंडा पड़ जाता है, होता है ना? बोलो हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, शी वॉज प्रिपेयर टू मेक अ स्पीच, उसने स्पीच के लिए तैयारी कर रखा था, बट शी गॉट कोल्ड फेट व्हेन शी सॉ हाउ मेनी पीपल वर गोइंग टू हियर इट। लेकिन इतनी सारे भीड़ को देख के कि इतने सारे लोग मुझे सुनने आए हैं, उसके तो क्या हो गए, हाथ पैर सुनने हो गए, एकदम ठंडा पड़ गया, सारा का सारा स्पीच दिमाग से चला गया। ऐसा आप लोग के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी। जब मैं स्टैंडर्ड 8 में था और मुझे गांधी जयंती के दिन पे महात्मा गांधी जी पे स्पीच देना था, मैंने 2 पेजेस के स्पीच तैयार करे, और स्टेज पे जाने के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके बाद जो सैल्यूटेशन होता वो मैंने बोला, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, कलीग्स, लाला लगा, आई गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बी साइलेंस। क्लियर हो? और मेरे पैर एकदम सुन हो गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है भैया घोस्ट के सामने आपने गिव अप कर दिया। ठीक है भाई, ले चलो, यम है हम है यम, यमराज। तो माई ग्रैंड मदर गिव अप टू द घोस्ट यस्टरडे, यानी मेरी ग्रैंड मदर कल जो है गुजर गई। क्लियर हो गया? समझ आया सब लोगों को? तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग ईडियम्स को देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए।